दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले उस मूवी का नाम है गेम चेंजर। और ये गेम चेंजर मूवी साउथ के सुपरस्टार रामचरण की है। गेम चेंजर मूवी भी पुष्पा 2 की तरह एक मसाला एक्शन मूवी है, इसलिए आप सभी को ये मूवी काफी पसंद आएगी। इसीलिए आप सब इस वीडियो को जरूर देखना और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप सब हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो को टाइम से देख सकें। तो फिर आइए अब हम जल्दी से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है आंध्र प्रदेश से और यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेट के सीएम को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर इस स्टेट का जो सीएम है वो है साउथ के एक्टर श्रीकांत है। और मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीएम को सपने आते हैं और वो अपने सपने में उस टाइम को याद कर रहा होता है जिस वजह से सीएम बना होता है। वह यह याद करता है कि जब वो सीएम बनने वाला था तब उसने सबसे यह वादा किया था कि वो सीएम बनकर हमेशा अच्छे काम करेगा, लेकिन अब वह देखता है कि वह बुरे से बुरे काम करता है। लेकिन इन बातों को याद करते हुए उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसीलिए उसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करना पड़ता है। तभी हमें पता लगता है कि सीएम के 2 बेटे भी हैं, लेकिन असल में ये दोनों सीएम के सौतेले बेटे होते हैं, क्योंकि सीएम ने कई साल पहले इन दोनों को गोद लिया होता है। और सीएम के दोनों सौतेले बेटे एक्टर जयराम और एक्टर जयसूर्या। अब दोस्तों सीएम के जो दोनों सौतेले बेटे हैं मूवी के अंदर इनका ज्यादा नाम नहीं लिया गया है और साथ ही जो बड़ा बेटा है उसका मूवी के अंदर ज्यादा रोल भी नहीं है। लेकिन रही बात सीएम के छोटे बेटे की, तो उसका मूवी के अंदर काफी मैन रोल है और वही मूवी का मैन विलन है। और क्योंकि मूवी में ज्यादा टाइम उसको अन्ना कहा गया है इसलिए हम भी उसे अन्ना ही कहेंगे। साथ ही दोस्तों बात करें सीएम के नाम की, तो मूवी के अंदर सीएम का नाम है सत्यमूर्ति है। दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर हम यह देखते हैं कि सीएम का इलाज किया जाता है और इलाज की वजह से सीएम ठीक हो जाता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही सीएम सत्यमूर्ति एक मीटिंग रखता है और उस मीटिंग के अंदर वह अपनी पार्टी के सारे एमएलए और सारे मिनिस्टर्स को बुलाता है और उस मीटिंग में वह अनाउंस करता है कि वह कोई भी गलत काम नहीं करने वाला है। सिर्फ यह नहीं बल्कि उसकी पार्टी के एमएलए मिनिस्टर है वह भी जीतने गलत काम करते हैं, उन्हें भी सारे काम बंद करने होंगे। और उसने आगे से अगर किसी का गलत काम देख लिया तो फिर चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर एमएलए उसको पार्टी से बाहर कर देगा। अब दोस्तों सीएम सत्यमूर्ति ऐसा बोलते हुए देखते हैं कि उसका छोटा बेटा काफी टेंशन में आ जाता है और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सीएम का छोटा बेटा यानी कि अन्ना काफी सारे गलत काम करता है और उसकी पूरे स्टेट के काफी बड़े बड़े क्रिमिनल से भी जान पहचान होती है। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ गुंडे एक ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं और हम सीधा मूवी के हीरो को देखते हैं यानी कि एक्टर रामचरण को। हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर रामचरण का नाम रामनंदन और ये रामनंदन एक आईएएस ऑफिसर है और उसकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम के अंदर होती है। साथ ही यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि रामनंदन आईएएस बनने से पहले आईपीएस हुआ करता था और आईपीएस बनने के बाद उसने काफी सारे एग्जाम दिया और आईएएस बन चुका है। आईएएस बनने के बाद रामनंदन विशाखापट्टनम में जाकर ज्वाइनिंग करता है। दोस्तों फिर अगले सीन में हम देखते हैं और वह अपने एरिया में सारे गलत कामों को रुकवा देता है, जैसे कि वह सारे क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकता है, वो सारे बिजनेसमैन जो कि गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं उन्हें रोकता है और जो सरकारी ऑफिसर्स उनका साथ दे रहे हैं उन सबको भी सस्पेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद ही रामचरण एक पार्टी में जाता है और पार्टी में आकर अपने कई सारे दोस्त से मिलता। पार्टी में उसके सारे दोस्त उससे बोलते हैं कि वह शादी क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर राम सभी को बताता है कि वह असल में किसी लड़की से प्यार क्या करता था और वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी से करेगा। लेकिन बात है ये है कि इस टाइम पर वह जानता नहीं है कि वह लड़की कहाँ पर रहती है, क्योंकि कई साल पहले वो लड़की अचानक से गायब हो गई और उसने राम से मिलना जुलना बंद कर दिया। ये बात सुनकर राम के सारे दोस्त उससे सारी कहानी जानते हैं जिसमें राम सबको सारी बातें बता देता है। अब दोस्तों यहीं पर स्टोरी स्टार्ट होती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 10 साल पहले हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर राम कॉलेज में होता है और कॉलेज के अंदर में काफी ज्यादा फेमस होता है क्योंकि रामनंदन कभी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करता है और जो भी रामनंदन को गलत करते हुए दिखता है वह उसे बहुत मरता है। अपने कॉलेज के अंदर ही राम देखता है कि काफी सारे लोग कॉलेज के अंदर गांजा बेचने वाले हैं और इसीलिए उन सबको बहुत मरता है और उनके इस गांजे वाले काम को रुकवा देता है। इसके बाद रामनंदन को पता लगता है कि कॉलेज में एक सार है जो कि गर्ल्स स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करता है और उनके साथ काफी मिसबिहेव करता है। अब इस बात को जानते ही राम सीधा कॉलेज के सर को मारने लगता है, लेकिन जब सर को मार रहा होता है वह सर की बेटी आती है जो कि मूवी की कियारा एडवाणी होती है। इनका नाम होता है दीपिका। दीपिका यहाँ पर आकर राम को रोकने लगती है और अपने फादर को बचाती है। और फिर दोस्तों यहीं पर ही कॉलेज के और भी कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो सब रामनंदन को बताते हैं कि ये वो सर नहीं है जो गर्ल्स को परेशान करते हैं, जिसका मतलब रामानंदन ने गलती से किसी और को पीटा होता है। और इसीलिए सच्चाई जानने के बाद रामनंदन कियारा आडवाणी यानी कि दीपिका और उसके फादर दोनों से माफी मांगता है। अब यहाँ पर ही राम को दीपिका से प्यार हो जाता है यानी कि लव एट फर्स्ट साइट और इसीलिए वह दीपिका से मिलता रहता है और उससे काफी सारी बातें करता है। लेकिन दीपिका को उसका गुस्सा करना पसंद नहीं होता है और इसीलिए वो रामनंदन से कहती है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। लेकिन एक दूसरे के साथ रहने की वजह से दीपिका और नंदन को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मगर दीपिका ये देखती है रामनंदन का गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो गुस्से में आकर किसी को भी मार देता है और इसीलिए ये देखकर रामनंदन से कहती है कि अगर वह इसी तरह से गुस्सा होकर लोगों को पिटाई करता रहेगा तो उसे शायद एक दिन जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए वह उसे एडवाइस देती है कि अगर उसे गुस्सा करना है तो इसके लिए वह पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बने और तब अपना गुस्सा क्रिमिनल्स पर दिखाएं ताकि उसे देश
का भी भला हो। दीपिका की बातें सुनकर राम राजी हो जाता है और वही कहता है कि अब आईएएस बनकर रहेगा। लेकिन दोस्तों यह पर दीपिका ये शर्त रखती है कि अगर रामनंदन आईएएस बनकर आईपीएस बन गया तो वह उससे शादी नहीं करेगी। इसलिए अगर रामनंदन शादी करना चाहता है तो उसे आईएएस ही बनना होगा। अब इसके बाद हम नंदन आईएएस का एग्जाम देता है, लेकिन 6 नंबरों की वजह से आईपीएस बन जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन दीपिका इस बात से गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वह शहर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रामनंदन दीपिका को काफी देखता होता है, लेकिन उसे कभी भी मिलती नहीं है। अब दोस्तों यही पर कहानी खत्म होती है, लेकिन पार्टी के अंदर हम यह देखते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनकर राम का दोस्त उससे कहता है कि असल में वह जानता है कि दीपिका कहाँ पर है और फिर इसीलिए वो राम उसका एड्रेस देता है। दीपिका एक आसाराम में रहती है, जिसके बाद राम दीपिका से मिलता है और उसे बताता है कि आईएएस बन चुका है, जिसके बाद दीपिका भी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद राम सीधा अपने ऑफिस आता है और फिर उसे पता लगता है कि वैसे तो इस समय अपने एरिया के सारे गलत आदमियों को पकड़ लिया और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उन सबको रोक दिया है, लेकिन अभी भी एक ऐसा आदमी है जो कि शहर में इल्लीगल तरीके से रेत और मिट्टी निकालता है और इल्लीगल तरीके से उसे बेच देता है। और इसीलिए दोस्तों इस बात को जानते राम वहां पर छापा मारकर वहां के सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों हमें पता लगता है कि इस पूरे काम का असली मालिक असल में मिनिस्टर का छोटा बेटा अन्ना होता है और जिन सारे लोगों को राम ने पकड़ा होता है वो सारे उसी के आदमी होते हैं। और इसीलिए अन्ना को जैसी पता लगता है कि रामनंदा ने उसके काफी सारे आदमी को अरेस्ट कर लिया है, वैसी राम को यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपने घर बुलाता है ताकि वह उसे रिश्वत देकर अपना काम करवा सके। लेकिन दोस्तों राम अन्ना के घर जाने से मना कर देता है और फिर अन्ना को जैसी पता लगता है कि मिनिस्टर ने घर आने से मना कर दिया, तब इस बात को सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर सीधा राम के ऑफिस आता है। ऑफिस आकर अन्ना राम से बदतमीजी करता है और बहुत गुस्से से कहता कि वह उसके सारे आदमियों को छोड़ दें, लेकिन अन्ना की बात सुनकर राम मना कर देता है। इस बात को सुनकर अन्ना को और ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए रामचरण से कहता है कि वह जानता है कि अन्ना कौन है और कहता है कि मैं इस स्टेट का मिनिस्टर हूँ, साथ ही सीएम का बेटा भी, और वह बहुत ही जल्द खुद ही सीएम बनने वाला हूँ। लेकिन राम उसकी इन सारी बातों को सुनकर भी डरता नहीं है और वह उसके आदमी को छोड़ने से मना कर देता है। इस बात की वजह से अन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही डिसाइड करता है कि वह इस बात का बदला जरूर लेगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम के लिए अन्ना वहां से ऐसे ही चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि राम ने एक बार फिर से दीपिका से मिलने जा रहा है और साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि जो दीपिका है वह ओल्ड एज होम के अंदर काफी सारे बूढ़े लोगों की सेवा भी करती है और इसीलिए राम को अपने साथ वहां पर ले जाती है, जहां पर राम भी काफी सारे बूढ़े लोगों से मिलता है। मगर यहीं पर वो एक बूढ़ी लेडी से मिलता है और औरत राम को बताती है कि वह सीएम को जानती है, इसीलिए सीएम से मिलना चाहती है। ये बात सुनकर राम लेडी से कहता है कि कल के दिन ही उनके एरिया के अंदर सीएम की रैली है और इसीलिए जब सीएम वहां पर भाषण देने आएंगे तब उन्हें उनसे मिलवा देगा। अब इसके बाद अगले दिन हम यह देखते हैं कि राम और दीपिका दोनों मिलकर उन बूढ़ी लेडी को सीएम की रैली में लाते हैं और वहां पर जाकर वो बूढ़ी लेडी को सीएम से मिलवाते हैं, यानी कि सीएम सत्यमूर्ति से। लेकिन दोस्तों हम यह देखते हैं कि सीएम सत्यमूर्ति जैसे लेडी को देखता है वैसी वह काफी डर जाता है और उसे अचानक से अपना सपना याद आने लगता है और हमें भी पता लगता है कि सीएम सत्यमूर्ति बूढ़ी लेडी को जानता है। दोस्तों यहाँ पर ये बूढ़ी लेडी सीएम सत्यमूर्ति पर काफी सारे आरोप लगती है कि वो झूठा आदमी है और वो चिल्ला चिल्ला के सभी से कहती है कि बुरा आदमी है और से सीएम बनकर हमेशा गलत काम किया। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि रैली के अंदर उसके ऐसा बोलते सीएम सत्यमूर्ति का छोटा बेटा यानी कि अन्ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को चांटा मार देता है। बदले में रामनंदन भी अन्ना को चांटा मार देता है। एक मिनिस्टर को चांटा मारने की वजह से रैली के अंदर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर अन्ना अपने फादर सीएम सत्यमूर्ति से बोलता है कि इस डीएम ने मिनिस्टर को चांटा मारा है और इसीलिए वह इस पर एक्शन ले। जो बात सुनकर सीएम सत्यमूर्ति रामचरण को सस्पेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही सीएम सत्यमूर्ति की तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में अन्ना सत्यमूर्ति से मिलने आता है, लेकिन जैसे अन्ना सत्यमूर्ति से मिलने आता है वैसे ही सत्यमूर्ति कहता है कि असल में वो अपने छोटे बेटे अन्ना के सारे गलत कामों के बारे में जान चुका है और वह यह भी जानता है कि उसकी वार्निंग देने के बाद भी उसने अपने गलत कामों को रोका नहीं गया। और फिर इसीलिए सीएम सत्यमूर्ति अन्ना से बोलता है कि वह हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद इस बात का रोल कर देगा कि वो अन्ना को मिनिस्टर के पद से हटा रहा है और वह से पार्टी से निकाल रहा है। दोस्तों अन्ना जैसे इस बात को सुनता है कि सीएम सत्यमूर्ति हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे मिनिस्टर से हटा देगा, वैसे यह जानकर अपने बाप को जान से मार देता है और फिर इसके बाद वो अपनी पार्टी की मीटिंग रखता है और मीटिंग में अपने फादर की मौत की खबर देकर सबसे कहता है कि अब से वो नया सीएम है। और दोस्तों इसी बात का फायदा उठाकर वो रामचरण को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बोलता है। मगर जैसे ही पुलिस राम को अरेस्ट करती है तभी हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज में पता लगता है कि सीएम ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और वो रिकॉर्डिंग मीडिया तक पहुंच जाती है। इसीलिए मीडिया उस वीडियो को चलाती है और इस वीडियो क्लिप को सबको दिखा दिया। वीडियो क्लिप के अंदर सीएम सत्यमूर्ति कहता है कि वह जानता है कि वह ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा और कुछ वक्त के बाद उसकी मौत भी हो जाएगी और इसीलिए वह चाहता है कि उसके मरने के बाद कलेक्टर रामनंदन उसकी जगह नया सीएम बनाया जाए। दोस्तों इस बात को जानते सीएम के दोनों बेटे और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एक पास की स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टोरी के जरिए हमें पता लगता है कि सीएम सत्यमूर्ति ने राम को सीएम क्यों बनाया और वो अनजान लेडीज ने सीएम सत्यमूर्ति पर गलत आरोप क्यों लगाए और सीएम सत्यमूर्ति उस लेडी को कैसे जानता है और सीएम के दोनों
बेटे हैं जो कि उसके सौतेले बेटे हैं, उन दोनों को सीएम ने गोद कब लिया। अब दोस्तों पास की स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि यह बात आज से 20-25 साल पहले की होती है और इस वाली स्टोरी में हमें पता लगता है कि वह अनजान लेडी जो कि सीएम पर एलोकेशन लगाई थी वो असलियत में रामनंदन की असली माँ होती है और राम के जो फादर होते हैं वो भी बिल्कुल राम की तरह दिखते हैं, मतलब कि वह भी एक्टर रामचरण ही होते हैं। अब कहानी में रामनंदन के जो फादर होते हैं उनका नाम आपन्ना होता है और यह आपन्ना काफी ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी होते हैं और इसीलिए वो गांव में जो भी गलत काम होते हैं वो उन सब गलत कामों के खिलाफ आंदोलन करके उन सारे कामों को हटवा देते हैं और उनके इन्हीं सारे कामों को देखकर सारा गांव उन्हीं को सपोर्ट करने लगता है। इसके बाद आपन्ना के गांव के लोग उनसे कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े ताकि उनके पास पावर आए और पावर के आने के बाद में काफी कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो आपन्ना होते हैं वह थोड़े से हकले होते यानी कि उन्हें बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है और इसीलिए वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला तो करते हैं लेकिन भाषण देने के लिए अपने दोस्त को चुनते हैं। और दोस्तों आपन्ना का दोस्त और को नहीं बल्कि सीएम सत्यमूर्ति होता है और क्योंकि वह भाषण देने में काफी अच्छा होता है इसीलिए आपन्ना कहते हैं कि वही भाषण दे और साथ ही साथ आपन्ना उसे ही सीएम कैंडिडेट के लिए खड़ा कर देते हैं। अब उसके बाद आपन्ना की पार्टी को काफी सपोर्ट मिलता है और देखने में ऐसा लगता है कि वो लोग इलेक्शन को आराम से जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों इलेक्शन का प्रचार करने के लिए पैसे लगते हैं और आपन्ना की पार्टी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं पर कई सारे बिजनेसमैन सत्यमूर्ति से मिलते हैं और वह पैसों को सपोर्ट देते हैं ताकि सीएम सत्यमूर्ति सीएम बनने के बाद उनका सपोर्ट करें। और दोस्तों सीएम सत्यमूर्ति रिश्वत लेने के लिए राजी हो जाता है, यहाँ तक कि आपन्ना का एक जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम ओपी देवी होता है और वह सत्यमूर्ति के साथ मिल जाता है। लेकिन आपन्ना को जैसी सारी बातें पता लगती हैं वैसी वो फैसला करता है कि उसने पार्टी के लिए जो भी सिद्धांत बनाए होते हैं सत्यमूर्ति और ओपी देवी उन सारे सिद्धांतों से भटक गया है और इसीलिए आपन्ना ये डिसाइड करता है कि वह अपनी पार्टी के सारे लोग को बुलाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रद्द कर देगा और लक्ष्य से नाम वापस ले लेगा। लेकिन दोस्तों जैसी सीएम सत्यमूर्ति और ओपी देवी को यह पता लगता है कि आपन्ना पार्टी का खत्म करने वाले हैं वैसी दोनों मिलकर आपन्ना को जान से मार देते हैं। लेकिन जब ये लोग आपन्ना को मारे होते हैं तब ये सभी आपन्ना की वाइफ देख लेती है और इसीलिए वह जल्दी से अपने बेटे को लेती और वहां से बहुत दूर भाग जाती है। इसके साथ ही जो सीएम सत्यमूर्ति होता है वह ओपी देवी को भी जान से मार देता है ताकि वह कभी इस बारे में किसी और को न बता सके और कोई भी आदमी सीएम सत्यमूर्ति पर शक न करे। इसके लिए ओपी देवी के दोनों बेटे को सीएम सत्यमूर्ति गोद ले लेता है यानी कि सत्यमूर्ति। यह दोनों सौतेले बेटे असलियत में ओपी देवी के बेटे होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ही स्टोरी एंड होती है और हमें पता लगता है कि यह सारी कहानी रामनंदन को सीएम सत्यमूर्ति के एक खास दोस्त ने बताई होती है। एक ऐसा खास दोस्त जो सत्यमूर्ति के साथ तब से होता है जब वो लोग आपन्ना की पार्टी में थे और वैसे वो दोस्त अच्छा आदमी तो है लेकिन वो सत्यमूर्ति के कभी खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन सत्यमूर्ति के मरने के बाद उसने रामनंदन को सारी सच्चाई बता दी होती है और इसीलिए उस दौरान नंदन यह भी जान जाता है कि वह वाली बूढ़ी लेडी जिसके लिए उसने मिनिस्टर न को चांटा मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसके असली माँ होती है। अब दोस्तों इसके बाद ही पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर इस बार में फैसला होता है कि सीएम सत्यमूर्ति की आखिरी इच्छा के अनुसार अब रामनंदन को नया सीएम बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति का छोटा बेटा या कि अन्ना इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है और वह पार्टी के सामने रामनंदन से कहता है कि वह सत्यमूर्ति का कोई बेटा नहीं है बल्कि असली बेटा वो है और इसीलिए वही सीएम बनेगा। से यहाँ पर अन्ना की बात सुनकर राम मान जाता है और वह बड़े प्यार से ये बोल देता है कि उसे भी पॉलिटिक्स नहीं बनना है और इसीलिए वह भी चाहता है कि नया सीएम अन्ना बन जाए और फिर ये बोलकर वह वहां से चला जाता है। अब दोस्तों इस बात से अन्ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वही अगला सीएम बनने वाला है। इसके बाद ही हम रामनंदन को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन दोस्तों से न्यूज के जरिए हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और बाकी के सारे आसपास के स्टेट वालों को पता लगा होता है कि कलेक्टर रामनंदा ने मिनिस्टर को चांटा मारा होता है और क्योंकि अन्ना काफी ज्यादा करप्ट मिनिस्टर था इसलिए सारे लोग इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सरकार पर ही प्रेशर डालते हैं कि वह राम को जल्दी से वापस सरकार में ले ले यानी कि उसे फिर से कलेक्टर बनाया जाए। साथ ही साथ दोस्तों यह भी देखते हैं कि बाकी सारे कलेक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट करते हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कि राम की फिर से ज्वाइनिंग करवा दी जाए। अब इसके बाद ही हमें देखते हैं कि राम को फिर से ज्वाइनिंग हो जाती है लेकिन ज्वाइनिंग में उसे कलेक्टर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जाता है यानी कि ऐसा ऑफिसर जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्शंस को कनेक्ट करेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन का चीफ बनने के बाद रामनंदन ने अपनी सरकारी पावर को यूज करता है और इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है और इलेक्शन के डिक्लेयर होते हम ये देखते हैं कि अन्ना के सीएम बनने पर स्टे लग जाती है और इसीलिए अब अन्ना के सीएम बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी हो जाता है। इसके बाद ही रामनंदन भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है जो उसके फादर की आइडियोलॉजी भी थी। वह आइडियोलॉजी को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी के जरिए सबके सामने रखता है और इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि स्टेट के सारे
लोग उन पर भरोसा करते हैं और स्टेट में उनकी फैन फॉलोइंग बनने लगती है। अब दोस्तों ये चीज देखकर जो अन्ना होता है वह इलेक्शन को जीतने के लिए अपने सारे गलत काम से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल करता है और सारे वोटर्स को खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों राम अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पकड़वा देता है और उसे इलेक्शन से बाहर करवा देता है। हालांकि लक्ष्यों से बाहर होने के बाद भी जो अन्ना होता है वो अपने गुंडों के साथ काफी सारी तोड़ फोड़ कारपता है और राम की पार्टी को जीतने से रोकता है। लेकिन तब भी राम सब संभाल लेता है, उसकी पार्टी जीत जाती है और फिर उसके बाद ही नाम आंध्र प्रदेश का नया सीएम बनता है और फिर अपने फादर की आइडियोलॉजी की तरह स्टेट को रोल करता है। दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गेम चेंजर मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। कैसी लगी दोस्तों?